नमस्कार दोस्तों, आज की सेशन में आपका स्वागत करते हैं। आज की सेशन में हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो विभिन्न एग्जामों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनके रिटायरमेंट की जो एज होती है वो क्या है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 70 वर्ष। आइए चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जजेस 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति शासन होता है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। इसका ऑप्शन है 356 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार? इसका आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में पहली बार पंचायती राज स्थापित हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क व सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया था? ऑप्शन है हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, महामारी अधिनियम 1897, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 या आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इसका आंसर है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ऑप्शन डी। इसी के तहत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? मतलब जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनके लिए जो अलग उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है, जैसे दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट है, तो इसी तरह से ये संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखा है? हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242 या अनुच्छेद 239। ऑप्शन देख लिए हमने, अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 241, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा 6वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए, एक कारण है और एक अपकथन है। अपकथन कह रहा है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। कारण क्या बताया जा रहा है इसका, कि उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं। क्या है ऑप्शन देख लेते हैं। ये हमारे ऑप्शन है। पहला कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन की व्याख्या कारण कर रहा है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी कारण सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें क्या है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है कभी भी। लोकसभा भंग हो जाती है परंतु राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त रिटायर होते रहते हैं, वो उनकी जगह नए सदस्य चुन करके आते रहते हैं। तो ये दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? 10 दिसंबर 2019, 11 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2019, 13 दिसंबर 2019। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को संसद से पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सूची दे रखी है, हमको इसमें मिलान करने। ये कह रहा है कि संविधान का 94वां जो संशोधन हुआ था, अधिनियम जो 2006 में, वो इनमें से किससे है? मतलब 94वां संशोधन, 95वां संशोधन, 96वां संशोधन, 103वां संशोधन, ये इनमें से किसको इन्होंने प्रभावित किया था? ऑप्शन है इसके, पहला है 1 2 3 4, दूसरा है 1 2 4 3, तीसरा है 1 3 4 2 और चौथा है 1 4 3 2। तो ये जो है बिल्कुल एक्यूरेट मिले हुए हैं। 94वां संविधान संशोधन था, उसने अनुच्छेद 164 में संशोधन किया था। 95वें संविधान संशोधन ने 334 में संशोधन किया था। 96वां संशोधन 8वीं अनुसूची में संशोधन करता है, और 103वां संशोधन अनुच्छेद 15 में संशोधन करता है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? मतलब राज्य के राज्यपाल की किस अनुच्छेद के अंतर्गत शक्ति दे रखी है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 220 या अनुच्छेद 219। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 213। राष्ट्रपति 123 के तहत करते हैं और राज्यपाल 213 के तहत करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से कौन सा सही है, इसको चुनना है। ये कह रहा है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है।
बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति का चुनाव जिस तरह अप्रत्यक्ष होता है उसी तरह उपराष्ट्रपति का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। इसी तरह उपराष्ट्रपति का होता है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों डालते हैं, परंतु विधानसभाओं के विधायकों का उसमें कोई रोल नहीं होता उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और यही बात ये कह रहा है कि राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नहीं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो विधानसभा के सदस्य वोट डालते ही नहीं, वो केवल राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन देखते हैं, एक दो, एक दो, न तो एक न ही दो। अब आपका ऑप्शन भी पता लग गया होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि अप्रत्यक्ष होता है, पर दूसरा गलत है। दोनों के चुनाव में भाग नहीं लेते राज्य के विधानसभाओं के सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी, और ये कैसे की गई थी? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद के एक अधिनियम से, या संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिस तरह से योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसी तरह से नीति आयोग की स्थापना हुई थी, यानी इसका आंसर है ऑप्शन सी, संघीय मंत्रिपरिषद के एक विशिष्ट प्रस्ताव से नीति आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयुक्तों के बारे में बात कर रहा है कि निर्वाचन आयुक्तों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं, इनकी सेवा की शर्तें व पदावधि संविधान द्वारा निर्धारित की गई हैं। राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों का खाका निर्वाचन आयुक्तों द्वारा तय किया जाता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 5 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा तथा राजीव कुमार हैं। हमने तो भाई जहाँ तक पढ़ा है कि संविधान द्वारा इनके पदावधि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ये अलग से संसद द्वारा कानून बना करके इसका प्रावधान किया गया है। दूसरा, राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों का खाका निर्वाचन आयुक्तों द्वारा तय किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग का राज्यों के पंचायतों व निगम चुनावों में कोई योगदान नहीं होता, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग अलग से होता है। ये कह रहा है कि वर्तमान सदस्यीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो 5 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। नहीं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 5 नहीं। ऑप्शन डी, सुशील चंद्रा राजीव कुमार निर्वाचन है आयुक्त हैं। शायद इसमें एक नए और जुड़ चुके हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अनूप पांडे नाम है शायद उनका, आप देख लेना, मुझे याद नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन डी सही है, बाकी तीनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकपाल से संबंधित है ये कथन। लोकपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी जांच के दायरे में प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति सहित मुख्य न्यायाधीश भी आते हैं। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष व अधिकतम 8 सदस्य होंगे। अगला, इसके सदस्यों में से 25% सदस्य SC ST व महिलाओं से होंगे। और लास्ट कह रहा है भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष अमिताभ घोष हैं। नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसमें एक अध्यक्ष व अधिकतम 8 सदस्य होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने जनवरी 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1952 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। इस समिति द्वारा पंचायती राज के विकास के लिए सुझाया गया मुख्य प्रावधान क्या था? मतलब बलवंत राय मेहता समिति जो बनाई थी सरकार ने 1957 में, उसका मुख्य प्रावधान क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, 2 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना, ग्रामीण लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, सरकारी नौकरियों में प्रत्यक्ष भागीदारी। इसका सही आंसर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में विचार करती हूँ असत्य कथन। ये चीज़ ध्यान से देखिए, असत्य यानी गलत चीज़ हमें देखनी है, इसमें गलत कौन सा है, यानी कि 3 सही होंगे, इसमें से 1 गलत होगा। पहला कह रहा है अनुच्छेद 148 से 151 भारतीय संविधान में कैग के संदर्भ में प्रावधान किया गया, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में कैग के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। ठीक है, कैग की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में किया गया है। पूरा सिस्टम तो 148 से 151 तक है, ये कह रहा है नियुक्ति, तो कैग की नियुक्ति 149 में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। कैग की रिपोर्ट भ्रष्टाचार उजागर करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। डॉक्टर अंबेडकर ने कैग पद को अत्यधिक महत्वपूर्ण पद की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन इसका जो है सही आंसर हमें गलत देखना है, 149 में नियुक्ति नहीं होती। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। ये कह रहा है किस चार्टर अधिनियम के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? जो अंग्रेजों के टाइम में सबसे पहले जो विधि आयोग बना था वो किस चार्टर अधिनियम के तहत बना था? चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधिनियम 1784। इसका सही आंसर है चार्टर अधिनियम 1833, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसको संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। के.एम. मुंशी ने, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, के.एम. मुंशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? मतलब इनमें से ऐसा कौन है जो अपने कर्तव्यों के पालन के तहत भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, सुनवाई का अधिकार है उसको? महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, महान्यायवादी और या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? ये क्रम से लगे हुए हैं हमारे प्रस्तावना में, ये इसी क्रम से दे रखे हैं, वो क्रम आपको लगाना है।
पहला है समाजवादी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरा है पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और चौथा कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका आंसर है ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसी क्रम से हमारी प्रस्तावना में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसद की सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा या संविधान का संघीय स्वरूप। मूल संरचना में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, तीसरा, चौथा, या पहला, दूसरा, तीसरा, या दूसरा, तीसरा, चौथा, या उपरोक्त सभी। इसमें मूल संरचना में न्यायपालिका की स्वतंत्रता आती है, न्यायिक समीक्षा आती है, संविधान का संघीय स्वरूप आता है, न कि संसद की सर्वोच्चता। पहला, तीसरा, चौथा हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पहला, तीसरा, चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को कब अनिवार्य किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1955, 26 जनवरी 1960, 26 जनवरी 1968। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1968। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? जो हमारा तिरंगा झंडा है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है ये। पहला ऑप्शन है 2:3, 3:4, 4:3 या 3:2। इसका सही आंसर है, आप लोग पता ही होगा, 3:2, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। (23) भारत में नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकताएं, यानी कि मान लीजिए दिल्ली की अलग नागरिकता है और भारत की अलग नागरिकता है, या यूपी की अलग नागरिकता है और भारत की अलग नागरिकता है। दूसरा कह रहा है राज्य की एकल नागरिकता है, यानी कि मान लीजिए दिल्ली की नागरिकता है, बाहर की कोई देश की कोई नागरिकता नहीं है। तीसरा कह रहा है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, या भारत एवं अन्य देश की दोहरी नागरिकता है, यानी कि भारत या अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता है। किस नागरिकता का प्रावधान है भारत के संविधान में नागरिकता के संबंध में, जो नागरिकता का अधिनियम है उसमें? तो ये है ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। सिर्फ भारतीय है, न कि किसी राज्य का, के यूपी का या एमपी का, उसकी एक ही नागरिकता है, भारतीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आज। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हमें सही देखना है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। पहला कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन सहित सभी खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अवकाश ग्रहण करने के बाद भारत सरकार के अधीन नियोजन का पात्र होता है।
तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है, या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त किया जा सकता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। बाकी की तीनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ज़्यादातर अनुच्छेद निलंबित हो जाते हैं, पर ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो उस टाइम भी निलंबित नहीं हो सकते? अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 21-22, अनुच्छेद 20-21। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20-21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। तीसरा है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2, 3 या ऑप्शन डी केवल 1। तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बिल्कुल ये सही है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है नहीं, उसका एक कार्यकाल होता है, उसके तहत रहता है वो, न कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसलिए इसमें एक ही सही है और वो है ऑप्शन ए, ओनली 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने और कब दिया था? एम.एन. रॉय 1934, मोतीलाल नेहरू 1925, बाल गंगाधर तिलक 1919 या हसरत मोहानी 1906। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने सन 1934 में दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत में संसदीय प्रणाली की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के समान रही है? हमने संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया है, तो ये पूछ रहा है इसमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो ब्रिटेन के समान नहीं है? पहला, वास्तविक नाम मात्र कार्यपालकों की उपस्थिति। दूसरा, बहुमत वाले दल की सत्ता। तीसरा, निचले सदन का विघटन। चौथा, मंत्रियों का उत्तरदायित्व। तो हमारे यहाँ वास्तविक व नाम मात्र कार्यपालकों की उपस्थिति है। प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति होती है, राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालक होते हैं, वो उनकी सलाह पर कार्य करते हैं। दूसरा, बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, सही बात है। तीसरा, निचले सदन का विघटन होता है, यानी लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। चौथा, मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व। ये केवल ब्रिटेन में है, भारत में ये चीज़ नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही है। समान नहीं है, गलत पूछ रहा है, उसके समान नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि विधिक तंत्र, जो कानूनी तंत्र है, इस प्रकार से कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 39A।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 39A। समान विधिक अवसर समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके, इसकी बात करता है अनुच्छेद 39A। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, निम्नलिखित में से लैम डक क्या है? लैम डक मतलब होता है एक तरह से डूबती हुई बतख। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का समूह। दूसरा ऑप्शन है, लोकसभा के वे सदस्य जिन्हें महत्वपूर्ण समितियों का भार दिया गया है। तीसरा, वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते। या चौथा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नामित सदस्य जो उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। लैम डक सीधी सीधी बात है, वह वो सदस्य होते हैं जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते। जो पुराने सांसद होते हैं, जो वर्तमान सांसद, वो नया चुनाव होगा जब, तो उसके लिए निर्वाचित नहीं हो पाते, तो वो लैम डक कहलाते हैं। इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, राइट आंसर। चलिए आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है, दो सूची दे रखी है हमें, आपस में इनको मिलाना है। भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि, भारत की आकस्मिकता निधि, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 266(1), अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 266(2), अनुच्छेद 292। ऑप्शन है हमारे 2 3 4 1, 1 4 2 3, 1 3 2 4 या 4 2 3 1। ऑप्शन हम इसको मिलाते हैं। भारत की संचित निधि भारत की संचित निधि होती है अनुच्छेद 266(1) में। भारत की लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266(2) में। अनुच्छेद 66(1) में भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि अनुच्छेद 66(2) में। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266(1), भारत की लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266(2), भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 और भारत सरकार द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 292। हमारा सही आंसर हो गया ए का 1 3 2 4, 1 3 2 4। एक 3 2 4 कौन से में है? ये मिल गया हमारा ऑप्शन सी, 1 3 2 4, राइट आंसर ऑप्शन सी। ये हुआ दोस्तों आज का सेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन।